राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बुजुर्ग नेता कांग्रेस के अमीन खान का एक बड़ा बयान आया है। वैसे तो आज दो बड़े नेताओं ने कांग्रेस में खलबली मचा दी है। एक अमीन खान हैं जो कि कांग्रेस से फिलहाल निष्कासित हैं, और दूसरे या तो अब तक हो चुके होंगे जब तक हम खबर पढ़ रहे हैं या होने वाले हैं। नाम आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना गुणगान कर दिया है कि लगता है कि अब कांग्रेस में आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए जगह नहीं बची है। कांग्रेस में वैसे संत और पीठाधीश्वरों की कम ही जगहें हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने स्तर पे उसकी भरपाई कर रहे थे, लेकिन अब बयान के बाद में उनकी क्या स्थिति होगी देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर पे बात करेंगे और बात करेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम पे भी। तो बाड़मेर जैसलमेर में अमीन खान ने एक बार फिर से अपनी ओर ध्यान खींचा है। उन्होंने तारीफ की है रविंद्र सिंह भाटी की, और ये कहा है कि मेरा पड़ोसी है, इसलिए खास ध्यान चुनावों में जिस तरीके के अमीन खान इशारों और बातों के लिए पहचाने जाते हैं, साफ गोई के लिए तो साफ स्वीकारते हैं। उन्होंने साफ स्वीकारा है कि 85 की उम्र हो चुकी है, 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। क्या उम्र बची है, नहीं बची है, उपचुनाव शिव में होंगे या नहीं, इसका जवाब भी वो बड़े इशारे में डाल गए, वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मेरी अब उम्र हो गई है, चीजें याद नहीं रहती। हुआ यूं था कि अमीन खान से जब बाड़मेर के पत्रकारों ने पूछा कि आपका निष्कासन और तमाम चीजें, तो वो पहले तो टालते रहे, लेकिन बाद में मन की बात कह ही गए। अमीन खान से मन की बात उगलवाने के लिए 1-2 मिनट का वक्त लगता है। अमीन खान ने आज भी वो वक्त लिया, और उसके बाद में जो चीजों का खुलासा किया है, उनको पूछा गया जबकि आपका निष्कासन क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा जाट मेरे खिलाफ थे। यानी कि सीधा इशारा उम्मेदवार बेनीवाल और हरीश चौधरी की ओर है कि जिस तरीके से अमीन खान का निष्कासन हुआ, जिस दिन वोटिंग पूरी होती है 26 अप्रैल को, उसी दिन शाम को अमीन खान को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया 6 साल के लिए। अमीन खान का, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, कि फरवरी 2011 में राष्ट्रपति पर टिप्पणी वाले मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, स्थितियां विकट हो गई थी। अमीन खान ने एक भावुक भाषण दिया था जो हमने थिंक 360 पे अपलोड भी किया था। तो उन्होंने कहा कि वो धोखे का शिकार हुए हैं, षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। और फिर आज का जो बयान है, जब उनसे पूछा गया चुनाव के बारे में या तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो मदीना गए हुए थे, यानी हज पे थे, और जब लौटे तो उन्होंने रविंद्र भाटी के पक्ष में चीजें कर जाने की तरफ इशारा कर दिया। उन्होंने कहा मेरा पड़ोसी है, भविष्य क्या होगा, यानी कि शिव की सीट पर अगर रविंद्र भाटी जीत जाते हैं तो उपचुनाव होता है तो रविंद्र भाटी किसे प्रमोट करेंगे, क्योंकि बीजेपी से अब तक राब्ता रविंद्र भाटी का बन नहीं पाया है। कांग्रेस से जब तक हरीश चौधरी और उम्मीदवार बेनीवाल जब तक प्रभावी है, तो बनने का प्रश्न फिलहाल दिख नहीं रहा। और कांग्रेस में रविंद्र भाटी फिलहाल जाएंगे भी क्यों, यह देखने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव लड़ा रविंद्र सिंह भाटी ने, देश का तमाम मीडिया, देश की तमाम नजरें अभी भी राजस्थान के उस इलाके पे केंद्रित हैं जहां गर्मी बहुत पड़ती है, पाकिस्तान से सटा है। बाड़मेर जैसलमेर दुनिया के 133 देशों के क्षेत्रफल से बड़ा यह लोकसभा क्षेत्र है। यह हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, भूटान जैसे देशों से खासा बड़ा है। और अगर इकोनॉमिक स्थिति की देखेंगे, राजस्थान का रेवेन्यू कलेक्शन है, तो उसमें भी बाड़मेर बहुत सारा रेवेन्यू देता है। इन्फ्लुएंसिंग और तमाम चीजें, ऐसे में बाड़मेर पे नजर बनती है। और नजर इसलिए भी बनती है कि भाजपा की जिन सीटों को खोने का डर गृह मंत्री अमित शाह बता गए, उनमें से एक बाड़मेर भी है। चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि अब टक्कर सीधी रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल में ही है, कैलाश चौधरी टक्कर में नहीं है, हालांकि प्रयास पूरे किए गए। अब देखना यह है कि राजपूत वोट बैंक जो पूरा ही माना जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी की ओर आया है, मूल ओबीसी वोट बैंक किस दिशा में जाता है। क्योंकि जब जब दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने जाट प्रत्याशी को टिकट दिया है, राजपूत बागी हुए हैं। 2014 में भी ऐसा हुआ था, जसवंत सिंह जसोल जब खड़े हुए थे, और
2019 में भी 2019 में जब राजपूत को टिकट दे दिया मानवेंद्र सिंह को, तो फिर राजपूतों की ओर से बगावत नहीं हुई, क्योंकि यह सीट पुराने समय में राजपूतों के कब्जे में रही। बाद में जब 1967 में यहां से अमृत नाहटा चुनाव लड़ते हैं, 2 बार सांसद रहते हैं, वही अमृत नाहटा जिन्होंने किस्सा कुर्सी का एक फिल्म बनाई थी, इंदिरा गांधी का कोप भाजन हुए थे वो संजय गांधी का खास करके, जबकि वो कांग्रेस के एमएलए थे। बाद में वो 77 का चुनाव पाली से लड़े और जीते भी, और उनकी उस किस्सा कुर्सी का फिल्म वाले प्रिंट जलाने के मामले में संजय गांधी को जेल जाना पड़ा था। तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री को भी जेल जाना पड़ा था। तो बाड़मेर तब चर्चा में आया था, उसके बाद खामोशी शांति रही। 2014 में जब जसवंत सिंह जसोल ने चुनाव लड़ा, चूंकि जसवंत सिंह जसोल की उम्रदराजी और उनकी जो इलेक्शन मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी थी वो अलग तरीके की रही। हरीश चौधरी तीसरे नंबर पे रहते हैं और अंतर जरूर 80,000 का ही रहा। अब यह है क्या रविंद्र सिंह भाटी उस 80,000 वाले अंतर में मूल वोट बैंक, मूल ओबीसी का वोट बैंक और महिला और युवाओं को कितना ला पाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जैसे कई चीजें आ रही है कि इंटेलिजेंस इनपुट ऐसा है कि रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीत सकते हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर पे यह लगता है कि यह एक मिथक से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि जिस तरह की स्ट्रेटजी रविंद्र सिंह भाटी और उनकी टीम ने अपनाई कि किसी से वैर वाली स्थिति उन्होंने खड़ी नहीं होने दी और अपने आप को इसके बावजूद चर्चा में रखा, ड्यूरिंग इलेक्शन रखा और उन मुद्दों को टच किया जिनको बाड़मेर जैसलमेर में शायद कभी किसी ने टच नहीं किया, मसलन की बेरोजगारी, मसलन की रिफाइनरी में जिस तरीके के मामले हैं वो, या मसलन की पानी का इशू। तो ये इशू सीधे सीधे परिवार या घर को प्रभावित करते हैं और वहां जो महिलाएं होती हैं उन वोटर के माइंड में सीधे तौर पे एक नाम उभरा है कि किस तरीके से एक युवा हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ साथ मौजूदा स्थिति की बात कर रहा है और इन्हें मौका देना बनता है। तो यह चीज चूंकि हम जर्नलिज्म करते हुए जब चीजों को देखते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां सरकार को जो इनपुट देती हैं उसी आधार पे अगर चीजें होने लगी या सही ही इनपुट होगा, क्योंकि वो सरकार के सीधे प्रभाव में होती हैं और अगर उनका इनपुट ही चलता तो फिर शायद देश में सरकारें या व्यवस्थाएं या कोई चुनाव हारती नहीं सत्तारूढ़ पार्टी जो है। लेकिन कुल मिला के बाड़मेर का रिजल्ट क्या रहेगा वक्त बताएगा, परंतु यह जिस तरीके का, क्योंकि इसके पीछे 2-3 स्ट्रेटजी काम करती है कि इस तरह की चीज करके देश में जहां त्रिकोणीय या कोई नया हिम्मत करने की कोशिश करे तो यह कहा जाए कि भाई रविंद्र सिंह भाटी भी वहां चुनाव नहीं जीत रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह की जो खबरें प्लांट की जाती है या चीजें प्लांट की जाती है उन पे भी सवाल है। हालांकि परिणाम तो वही होगा जो जनता ने तय किया, लेकिन जनता ने कैसे और क्या तय किया होगा यह अब मैं लगातार कह रहा हूं बाद कोविड जो स्ट्रेटेजीज हैं, क्योंकि पहले जिस तरह से सामाजिक व्यवस्थाएं चलती थी, समाजों के प्रमुख जो कह देते थे वो तय हो जाता था, फिर वो थोड़ा छोटा होने लगा, समाजों में भी संगठन बनने लगे तो संगठनों के प्रमुखों तक जाने, लेकिन अब इंडिविजुअलिज्म हावी होने लगा है बाद कोविड खास करके। मतलब परिवार में भी पिता कह रहा है तो बेटा वहां वोट देगा या नहीं ये फिलहाल तय नहीं है। ऐसे में ऐसे लोग जो एक लोगों को एक उम्मीद जगाते हैं कि ठीक है आप पिछला अपना टाइम देखिए और भविष्य के बारे में सोचिए और वर्तमान में ये कीजिए, तो व्यक्ति अगर ठहर के सोचेगा तो बदलाव की ओर जाएगा। तो बाड़मेर जैसलमेर में ऐसा कुछ हो सकता है और इसका इशारा अमीन खान वाला ये स्पीच जो है जिस तरीके से मीडिया से बात की उन्होंने कि देखते हैं, यानी कि कांग्रेस का मूल वोट बैंक मुसलमान जो कि अमीन खान के प्रभाव में है वो सोच रहा है कि शिव सीट पे उपचुनाव हो सकता है। यही नहीं, अगर शिव सीट पे उपचुनाव होता है तो वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस में प्रभावी तो फतेह खान है, तो उनका एक अवसर जो पिछली बार उन्हें नहीं मिल पाया था कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ना विधानसभा का, और बागी होके लड़े, फिर 4-5 महीने में एंट्री पा गए वापस। क्यों नहीं उपचुनाव होता है तो कांग्रेस फतेह खान को टिकट देगी, और अगर कांग्रेस फतेह खान को टिकट देती है तो फिर बीजेपी किसे देगी, अमीन खान का क्या होगा, रविंद्र सिंह भाटी क्या वहां पे प्रभाव रखेंगे अगर वो सांसद बन जाते हैं, तो यह स्थिति बनती है, और नहीं बनते हैं तो जो चीज एज इट इज चल रही है वो चलती रहेगी। तो इन सब के बीच में बाड़मेर जैसलमेर ने जिस तरीके से अपने आप को चर्चाओं में रखा है, वहां नए तरीके की स्ट्रेटेजी पहली बार इंप्लांट हुई है कि जिस तरीके से संसाधनों का उपयोग प्रभावी तरीके से, इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक और चीज है कि वो अब तक पता नहीं लगा पाई कि इतना बड़ा
जो मैनेजमेंट था वो किस तरह चला, उसके पीछे कौन था, इनपुट्स, मनी, तमाम चीजें, आरोप 50 तरह के लगे, लेकिन आउटपुट नहीं निकल पाया कि क्या रहा। तो बाड़मेर जैसलमेर तो फिलहाल चर्चा में है और मुझे लगता है कि रिजल्ट और उसके बाद भी चर्चाओं में बना रहेगा। तो यह एक बड़ी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर में अगर कोई निर्दलीय सांसद जीता तो वो पहले और दूसरे चुनाव के बाद जो है वो कोई नहीं जीता, यानी कि 1952 के चुनाव में जरूर जो तत्कालीन पूर्व रियासती लोग थे वो चुनाव जीते थे। तन सिंह यहां से 62 में पहली बार सांसद बने थे राम राज्य परिषद से, 67 में फिर अमृत नाहटा कांग्रेस से रहे, फिर एक बार फिर से अमृत नाहटा रहे। इसी सीट पे भैरव सिंह शेखावत चुनाव हारे थे अमृत नाहटा के सामने 71 का। तो तन सिंह फिर बनते हैं 77 के अंदर, बाद में वृद्धिचंद जैन बनते हैं 80 में, 85 में भी वृद्धिचंद जैन रहते हैं, वृद्धिचंद जैन लगातार सांसद रहते हैं। फिर सोनाराम की एंट्री होती है, फिर मानवेंद्र सिंह, उसके बाद एक बार फिर से एक बार हरीश चौधरी, फिर सोनाराम, फिर कैलाश चौधरी। तो बाड़मेर जैसलमेर जो है उसकी एक खासियत तो है कि वो रिपीट नहीं कर रही सांसद, और अभी भी जो स्थिति लग रहा है कि क्या बाड़मेर जैसलमेर ने बहुत लंबे समय, यानी वृद्धिचंद जैन कर्नल सोनाराम जब लास्ट चुनाव 1999 का जीता लगातार, उसके बाद कोई सांसद रिपीट नहीं हुआ, यानी कि 99 के बाद 2004 मानवेंद्र आ गए, फिर मानवेंद्र सिंह के बाद हरीश चौधरी, हरीश चौधरी के बाद सोनाराम, सोनाराम के बाद कैलाश चौधरी, और अब क्या रहता है। तो यह कुल मिला के अभी स्थिति बाड़मेर जैसलमेर की चल रही थी। एक और शख्स का हमने शुरुआत में जिक्र किया था, आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने कह दिया है साहब राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए रावलपिंडी से। तो एक बड़ा बयान है और कांग्रेस लगता है इसे टॉलरेट नहीं करेगी, और धर्म वाला इशू, राम मंदिर की जगह मस्जिद बनाना चाहते थे, इस तरीके के बयान प्रमोद कृष्णम ने दिए हैं। तो उनका क्या लब्बो-लुआब निकलेगा, और लगता है कि वो उसी राह पे चल पड़े हैं कि जिस तरह से गौरव वल्लभ चले गए थे या कांग्रेस के अन्य प्रवक्ता चले गए थे, क्योंकि प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के लिए एक ढाल थे सीधे तौर पे कि जब भी हिंदुत्व की बात आती है तो प्रवक्ता के तौर पे आचार्य प्रमोद कृष्णम आते रहे। अब इधर अगर देखें सीधे तौर पे कि राम मंदिर वाला इश्यू, बीजेपी यही चाह रही होगी कि उनको एक सूत्र मिले कहने के लिए। अब प्रमोद कृष्णम उनके पास एक प्रभावी सूत्र हैं। इससे पहले कांग्रेस जो इकोनॉमिक्स की बात कर रही थी तो उनके प्रवक्ता गौरव वल्लभ भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं राम मंदिर के मुद्दे पे। तो भाजपा के कमान में जो तीर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कांग्रेस के निकलते जा रहे हैं। इन सब का क्या लब्बो लुआब रहेगा यह पता चल रहा है, क्योंकि अब तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। क्या आउटपुट रहेगा, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।